डिस्क्लेमर। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संस्था की भावना को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप सभी का दिल से स्वागत है इमेजिनरी टेल्स की एक और नई, रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर कहानी में। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 2 बजे है। पूरा शहर सन्नाटे में डूबा हुआ है, लेकिन गुप्ता परिवार के घर में हर कोई जाग रहा है, क्योंकि घर की छोटी बहू पूजा शाम से ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। रात 2:15 पर गुप्ता परिवार की ओर से एक कॉल लंदन जाता है अनिल के पास। अनिल गुप्ता परिवार का छोटा बेटा है, जो लंदन में एक कॉरपोरेट कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता है। फोन पर उसे पूजा की हालत के बारे में सब कुछ बताया जाता है। सारी बातें सुनकर अनिल शांत शब्दों में बस इतना कहता है, ठीक है, मैं कल की फ्लाइट से दिल्ली आ रहा हूं। इतना कहकर वह फोन काट देता है। दिल्ली के चांदनी चौक में एक प्रतिष्ठित परिवार है गुप्ता परिवार। परिवार के मुखिया मिस्टर प्रमोद गुप्ता एक बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक है। उनकी पत्नी का नाम है मिसेस मालती देवी। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा प्रकाश और छोटा बेटा अनिल। प्रकाश की एक बड़ी दुकान है, जबकि अनिल लंदन में नौकरी करता है। दोनों ही विवाहित है। गुप्ता परिवार की बड़ी बहू का नाम रेखा है और छोटी बहू का नाम पूजा। अनिल और पूजा की शादी अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही हुई थी। पूजा की उम्र 23 साल है और उसने 6 महीने पहले ही कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी। वहीं अनिल की उम्र 27 वर्ष है। शादी के बाद अनिल 1 महीने तक दिल्ली में ही रुका, फिर अपने काम के लिए लंदन चला गया, जबकि पूजा दिल्ली में ही अपने ससुराल में रह गई। लेकिन अनिल के लंदन जाने के 3 महीने बाद ही कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। लंदन से भारत लौटते समय फ्लाइट में बैठा अनिल यही सब सोच रहा था। जैसे ही फ्लाइट दिल्ली पहुंची, अनिल ने एक टैक्सी ली और सीधे अपने घर पहुंचा। शाम के 7 बज रहे थे। गुप्ता परिवार के सभी सदस्य डाइनिंग हॉल में अनिल के इंतजार में बैठे थे। जैसे ही अनिल घर पहुंचा, उसकी मां मालती देवी जल्दी से उसके पास आई और बोली, बेटा, कल रात जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। सब कुछ सुनने के बाद अनिल बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का माहौल बिल्कुल बिखरा हुआ था। चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पूजा बिस्तर के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। अनिल धीरे से उसके पास गया, उसका हाथ थामा और शांत स्वर में पूछा, पूजा, तुम ठीक हो? तभी पूजा ने अचानक जोर से चीखना शुरू कर दिया और भयानक आवाज में बोली, मैं पूजा नहीं हूं, मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या? लक्ष्मी? अनिल ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। पूजा की यह हालत देखकर अनिल भीतर तक हिल गया था। उसका चेहरा चिंता और उलझन से भर गया था। वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसी समय मालती देवी उसके पास आई और धीरे धीरे बीती रात की सारी बातें बताने लगी। कल दोपहर तक तो पूजा बिल्कुल ठीक थी, सबके साथ हंस बोल रही थी। लेकिन शाम को जब नौकर उसे चाय देने गया तो उसने देखा कि पूजा अपने आप से ही बातें कर रही थी। यह देखकर वह घबरा गया और तुरंत हम सबको बुलाया। जब हम वहां पहुंचे तो पूजा जोर जोर से कह रही थी कि उसका नाम पूजा नहीं, लक्ष्मी है। उसने कहा कि उसका घर पुणे में है, बाजीराव रोड पर, मकान नंबर 112। उसका पति गोपाल है और उसकी एक बेटी भी है, काजोल। यह सब सुनकर अनिल स्तब्ध रह गया। उसके लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। पूजा को इस हाल में देखकर उसका मन बेचैनी से भर उठा। तभी घर की बड़ी बहू रेखा बोल उठी, मुझे लगता है पूजा के ऊपर किसी बुरी आत्मा या काले साए का असर है। हमें उसे किसी अच्छे तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। घर के बाकी सदस्य भी रेखा की बात से सहमत हो गए। हालांकि अनिल को इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन पूजा की हालत और परिवार की चिंता को देखते हुए वह भी तैयार हो गया। अगली सुबह मालती देवी, रेखा और अनिल तीनों पूजा को लेकर शहर के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचे।
तांत्रिक ने पूजा को ध्यान से देखा, फिर गहरी आवाज में कहा, इसे मेरे पास लाओ। पूजा को तांत्रिक के सामने बैठाया गया। उसने कुछ मंत्र बोला, फिर पूजा की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? पूजा ने सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है। पूजा का जवाब अब भी पहले जैसा ही था। वह न सिर्फ खुद को पहचानने से इनकार कर रही थी, बल्कि बार बार यही कह रही थी, मेरा नाम पूजा नहीं, लक्ष्मी है। यह सब देखकर तांत्रिक ने आंखें बंद कर लिया और कुछ क्षणों बाद गंभीर स्वर में बोला, इस पर एक काली आत्मा ने वास कर लिया है। वही इसे यह सब करने पर मजबूर कर रही है। तांत्रिक की यह बात सुनकर मालती देवी और रेखा दोनों घबरा गई। कमरे का वातावरण अचानक भय और चिंता से भर गया। फिर तांत्रिक बोला, आज से ठीक 10 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस रात एक विशेष यज्ञ करना होगा, तभी यह आत्मा पूजा के शरीर को छोड़कर जा सकेगी। अगर हम चूके तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग चुपचाप सहमति में सिर हिला देते हैं और पूजा को लेकर वापस घर लौट आते हैं। लेकिन अनिल के मन में कहीं न कहीं यह सब अजीब और बनावटी लग रहा था। वैसे भी वह इन तंत्र मंत्र और आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। रात को डिनर के बाद अनिल अकेला ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा था। उसके जहन में अब भी वही एक बात घूम रही थी, बाजीराव रोड, मकान नंबर 112। यह पता कल रात से ही उसे बेचैन कर रहा था। क्या पूजा जो कह रही थी वह सच हो सकता है? अगले दिन सुबह अनिल ने घर वालों से कहा, मैं पूजा के इलाज के लिए एक नामी डॉक्टर से बात करना चाहता हूं जो मुंबई में रहते हैं। मुझे आज ही वहां जाना होगा। यह कहकर वह तैयार हुआ और घर से निकल पड़ा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अनिल ने पिछली रात ही इंटरनेट पर वह पता, बाजीराव रोड, मकान नंबर 112, पुणे, सर्च किया था। और हैरानी की बात यह थी, वह पता असल में मौजूद था। उसी पल अनिल ने तय कर लिया था कि उसे खुद ही वहां जाकर देखना होगा कि पूजा की बात में कोई सच्चाई है या नहीं। अनिल स्टेशन से ट्रेन में चढ़ता है। दिल्ली से पुणे पहुंचने में पूरा एक दिन लगने वाला था। पूरा सफर वह सिर्फ पूजा के बारे में ही सोचते हुए बिताता है। उनकी पहली मुलाकात, फिर घंटों घंटों की फोन पर बातें, शादी और फिर छुट्टियों में साथ घूमने के वो खूबसूरत पल, हर याद उसके दिल और दिमाग में घूम रही थी। अगले दिन दोपहर को ट्रेन पुणे स्टेशन पर पहुंचती है और अनिल नीचे उतरता है। पुणे उसके लिए नया शहर नहीं था। यहां उसकी मासी का घर है और वह पहले कई बार यहां आ चुका है। लेकिन आज का आना कुछ और ही मकसद से था। अनिल ने स्टेशन से एक टैक्सी ली और सीधा बाजीराव रोड की ओर रवाना हो गया। वही पता जो पूजा ने बेसुध हालत में बताया था। कुछ देर बाद टैक्सी एक सुनसान मोड़ पर रुकी। अनिल उतरता है, चारों ओर नजर दौड़ाता है। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। वह कुछ कदम ही चला था कि सामने उसे एक पुरानी बड़ी सी हवेली दिखाई दी। एक बहुत बड़ी हवेली। उसकी सारी खिड़कियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर काले काले धब्बे थे, जैसे किसी ने उस हवेली को जलाने की कोशिश की हो। सारा माहौल वीरान और भयानक लग रहा था, मानो हवेली खुद अनिल को अपनी ओर खींच रही हो। अनिल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे बचपन से ही ऐसी पुरानी, रहस्यमयी और भूतिया जगहों पर जाने का शौक रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ पहले भी ऐसी कई जगहों पर जा चुका था। अनजाने डर में भी एक अजीब सी रोमांचक खिंचाव होता है और अनिल उस खिंचाव को महसूस कर रहा था। वह हवेली की ओर कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि वो यहां कोई एडवेंचर करने नहीं, एक सच्चाई को जानने आया है। वह खुद को संभालता है और पलटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर हवेली की दीवार पर लगे एक पुराने, धूल से ढंके साइन बोर्ड पर पड़ती है। साइन बोर्ड पर कुछ शब्द अब भी साफ साफ पढ़े जा सकते थे। अनिल ने साइन बोर्ड से धूल हटाई तो देखा, उस बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मकान नंबर 112। अनिल सन्न रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। पूरा बदन पसीने से भीग गया। क्या यही वही हवेली है जिसका जिक्र पूजा कर रही थी? क्या सचमुच उसका कोई रिश्ता इस डरावनी हवेली से है?
अनिल अब तक जो सोच रहा था वो सब एक हकीकत का रूप लेने लगा था, और शायद उस हकीकत से सामना करना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। अनिल अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह उस पुरानी हवेली की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी आकर अनिल को रोकता है। अनिल ने उस आदमी की तरफ देखा। उसका चेहरा अजीब सा दिख रहा था। लंबे लंबे बाल, सफेद दाढ़ी और फटे हुए कपड़े। उस आदमी ने अनिल से कहा, उस हवेली में मत जाओ, वहां अब कोई नहीं रहता। घर के मालिक और उसकी बेटी बहुत साल पहले ही इस हवेली को छोड़कर पास के ही एक घर में रहने चले गए। अनिल ने खुद को संभाला और उनसे उस घर का पता पूछा। बूढ़े आदमी ने अनिल को पता बता दिया। फिर अनिल देर न करते हुए जल्दी से उस पते की खोज में निकल पड़ा, क्योंकि उसके पास आज रात तक ही समय था। रात को उसे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी। अनिल जैसे तैसे उस पते की खोज करते करते एक छोटे से घर के सामने पहुंचता है। घर के सामने एक छोटी सी बगिया थी, जहां एक माली पौधों पर पानी डाल रहा था। अनिल उसके पास जाता है और सारी बातें बताता है। सारी बात सुनने के बाद माली अनिल को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर एक लड़की रसोई में खाना बना रही थी और बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। अनिल उस लड़की के पास जाता है और उससे उस पुरानी हवेली के राज के बारे में पूछता है। पहले तो वह लड़की अनिल से कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी, लेकिन अनिल के जिद करने पर वह अपनी चुप्पी तोड़ देती है और सारी बातें अनिल को बताने लगती है। आज से 23 साल पहले वह अपने मां और बाबा के साथ उस पुरानी हवेली में हंसी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन दोपहर को जब वह लड़की स्कूल से लौटी तो बाहर से देखा कि घर से बहुत सारा काला धुआं निकल रहा है। उसके बाबा काम पर थे और घर में सिर्फ उसकी मां थी। वह जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी मां को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसका ध्यान रसोई की तरफ गया, जहां से वह काला धुआं उठ रहा था। वह धीरे धीरे रसोई के पास पहुंची और अंदर झांका। जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां रसोई के फर्श पर गिरी हुई थी और उनका पूरा शरीर जल चुका था। खाना बनाते समय कपड़ों में आग लग जाने के कारण उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उस घटना के बाद वह लड़की और उसके बाबा ने उस पुरानी हवेली को छोड़ दिया और यहीं आकर रहने लगे। बिस्तर पर लेटा हुआ वह बूढ़ा आदमी ही उसका बाबा था। अनिल सारी बातें ध्यान से सुनता है। यह सब सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह जैसे तैसे खुद को संभालता है और उस लड़की से उसका नाम पूछता है। जवाब में लड़की अपना नाम बताती है, काजोल, और अपने बाबा का नाम बताती है, गोपाल। लेकिन यह नाम तो अनिल ने पहले भी कहीं सुना हुआ था, बस उसे याद नहीं आ रहा था कि कहां। अब अनिल लड़की से उसकी मां का नाम पूछता है। जवाब में वह धीरे से कहती है, लक्ष्मी। यह नाम सुनते ही अनिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूजा तो यही नाम बार बार ले रही थी, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? अनिल पूरी तरह घबरा जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो क्या पूजा ही लक्ष्मी का पुनर्जन्म है? अनिल को इस हालत में देखकर काजोल एक गिलास में पानी लाकर देती है। अनिल जैसे तैसे खुद को संभालता है, पानी पीता है और घड़ी की तरफ देखता है। शाम के 6 बज चुके थे। अनिल के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन आज रात 8 बजे की ट्रेन से उसे दिल्ली अपने घर भी पहुंचना था, क्योंकि वह झूठ बोलकर घर से निकला था। अनिल जैसे तैसे उठकर घर से बाहर आता है और एक टैक्सी लेकर पुणे स्टेशन की तरफ जाने लगता है। अनिल को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या पुनर्जन्म सच में मुमकिन है? बहुत सारे सवालों को मन में दबाकर अनिल अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचता है। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। घर पहुंचते ही वह सबसे पहले पूजा के पास जाता है और उससे बात करता है, लेकिन पूजा में कोई बदलाव नहीं था। वह अब भी खुद को लक्ष्मी ही कह रही थी। उसके बाद पूरा दिन गुजर जाता है। रात को अनिल सोफे पर बैठे बैठे अपनी और पूजा की शादी का एल्बम देख रहा था और पुराने लम्हों को याद कर रहा था। तस्वीरें देखते देखते रात के 2 बज चुके थे। अनिल को बेहद थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसकी ठीक से नींद पूरी नहीं हुई थी।
वह एल्बम को पास की दराज में रखने के लिए उठा। तभी उसकी नजर दराज में रखी एक पुरानी सी डायरी पर पड़ी। पूजा को बचपन से ही डायरी लिखने का शौक था। यह बात अनिल पहले से जानता था, लेकिन उसने कभी उसे पढ़ा नहीं था। आज वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने डायरी उठाई और चुपचाप पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन यह क्या? डायरी के पहले पन्ने पर ही लिखा था, मेरा नाम लक्ष्मी। यह कैसे हो सकता है? अनिल ने और भी ध्यान से वह डायरी पढ़ना शुरू कर दिया। लक्ष्मी का बचपन, उसका स्कूल जाने का किस्सा, फिर गोपाल के साथ उसकी शादी, और फिर एक छोटी सी प्यारी सी बेटी जिसका नाम लक्ष्मी ने खुद काजोल रखा था। ये सब बातें डायरी में लिखी हुई थी, और भी बहुत कुछ। अनिल हर एक शब्द ध्यान से पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वह डायरी के अंतिम पन्ने तक पहुंच गया। उसके बाद के सारे पन्ने खाली थे। अनिल ने आखिरी पन्ना पढ़ना शुरू किया। आज मेरी प्यारी बेटी काजोल का जन्मदिन है। मैं उसके लिए आज दोपहर को अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाऊंगी। फिर उसके बाबा के दफ्तर से आने के बाद शाम को हम सब बाहर खाने जाएंगे। यही उस डायरी की आखिरी पंक्ति थी। उसके बाद के सारे पन्ने खाली थे, क्योंकि उसके बाद ही उस हादसे में लक्ष्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन यह डायरी पूजा के पास कैसे आई? अनिल अब सच्चाई जानने के लिए बेहद उत्सुक हो चुका था, मगर पूजा किसी भी बात को बताने की हालत में नहीं थी। उत्सुकता के साथ अनिल उस दराज में और भी कुछ ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे वह चीज मिल गई जो आगे चलकर पूरी सच्चाई का खुलासा करने वाली थी, पूजा की डायरी। बिना देर किए उसने तुरंत वह डायरी पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें पूजा के बचपन से लेकर उसकी इस बेहोशी जैसी हालत में पहुंचने से पहले तक की सारी बातें लिखी हुई थी। अनिल पढ़ता जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर पन्ने पलटते पलटते वह एक ऐसे पन्ने पर पहुंचा जहां लिखा था, आज हम सारे दोस्त मिलकर पुणे जा रहे हैं, जहां हम एक पुरानी हवेली में जाने वाले हैं, जिसका हम कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अनिल आगे पढ़ता है। उस पुरानी हवेली में मुझे एक डायरी मिली, जिसे मैं अपने साथ दिल्ली ले जा रही हूँ। फिर रोज रात को पूजा वह डायरी पढ़ती थी और साथ ही अपनी डायरी में सारी बातें लिखती जाती थी। ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बीत गए और पूजा ने वह पुरानी डायरी पूरी पढ़ ली। लेकिन उस हादसे वाले दिन के बाद की कोई भी बात उसमें लिखी नहीं थी। पूजा को भी यह बात परेशान करने लगी। वह हर रात इसके बारे में सोचती और साथ साथ अपनी डायरी में सब लिखती रहती थी। फिर कुछ ही दिनों बाद अनिल के साथ उसकी शादी हो गई और वह कुछ समय के लिए यह सब भूल भी गई। लेकिन अनिल के लंदन जाने के बाद पूजा बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी और फिर से लक्ष्मी के बारे में सोचने लगी। हर रात वह अपनी डायरी में उससे जुड़ी बातें लिखती रहती थी। अनिल ने सब कुछ पढ़ लिया। अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। तो क्या सच में उसका शक सही है? अगले ही दिन सुबह सुबह अनिल पूजा को शहर के एक नामी मनोचिकित्सक के पास ले गया। डॉक्टर को अनिल ने पूजा के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। डॉक्टर ने ध्यानपूर्वक पूजा की हालत देखी और उसके मस्तिष्क की गहन जांच करने का निर्णय लिया। सभी जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि पूजा स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नामक मानसिक रोग से पीड़ित है। इस बीमारी में रोगी जिस व्यक्ति के बारे में अधिक सोचता या जिसे अधिक सुनता है, उसी की तरह व्यवहार करने लगता है। अनिल को इसका आभास पिछली रात ही हो चुका था। जांच के बाद अनिल पूजा को लेकर घर लौटा और पूरी बात गुप्ता परिवार को बताई। ये सुनकर परिवार एक ओर खुश था कि पूजा की समस्या का कारण सामने आ चुका है, और दूसरी ओर दुखी भी, क्योंकि अब भी उसका इलाज बाकी था। आखिरकार अनिल ने निर्णय लिया कि वह पूजा को लेकर लंदन जाएगा, ताकि उसे वहां के श्रेष्ठ चिकित्सकों से इलाज मिल सके। जैसा सोचा वैसा ही किया। अनिल पूजा को लेकर लंदन चला गया और वहां एक नामी डॉक्टर से उसका उपचार शुरू कराया। आज पूजा को लंदन आए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अब वह बिल्कुल स्वस्थ है और अनिल के साथ हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी बिता रही है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।
क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही है।